बात करेंगे हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले गोनेड का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। गोनेड्स मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में अगर हम गोनेड्स की बात करें तो टी फॉर टेस्टिस को बोलते हैं, प्राइमरी गोनेड्स हैं ये। फीमेल की अगर बात करें तो ओ फॉर ओवरीज को हम गोनेड्स बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो बीमारी है दरअसल एक टाइप का सिंड्रोम भी इसको कह सकते हैं। तो ये मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर होने के चांसेस रहते हैं मेल में। तो 80-20 रूल यहाँ लगा सकते हो, यानी 80% जो केस मिलेंगे आपको वो मेल में देखने को मिलेंगे, 20% केसेस मिलेंगे फीमेल में देखने को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये होता क्या है। तो पहले इसके नाम पे अगर आप गौर करो, मैंने बोला हाइपो, क्या मतलब हुआ, मतलब कम। गुनेडोट्रोपिक, तो जब भी किसी भी टर्म के अंदर ट्रॉपिक वर्ड आ जाए, ट्रॉपिक नाम का सफिक्स आ जाए, समझ जाना इसका ताल्लुक पिट्यूटरी ग्लैंड से है। जितने ट्रॉपिक्स हार्मोन हैं, कोई भी एक आध एक्सेप्शन होगा, उसको छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे 99% ट्रॉपिक हार्मोन्स पिट्यूटरी रिलीज करती है। तो हाइपोगोनेडोट्रोपिक यानी ऐसा हो सकता है कि पिट्यूटरी से जो हार्मोन प्राइमरी गोनेड तक जा रहे हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, या ज्यादा पहुंच रहे हैं तब भी वो काम नहीं कर रहा है। तो ये हो गया हाइपोगोनेडोट्रोपिक। हाइपो मतलब कम, गोनेडिज्म इसका क्या मतलब हुआ। ये जो ट्रॉपिक है ये तो पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है, और जब इज्म आ जाए, इज्म, तब ये गोनेड से जुड़ा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको टुकड़े टुकड़े करके, अलग अलग करके इस टर्म के मीनिंग बता दिए। अब मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जो सेक्स हार्मोन के लो लेवल की वजह से मेल या फीमेल में देखने को मिलता है। अगेन आई विल रिपीट कि ये एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जो सेक्स हार्मोन के लो लेवल की वजह से ज्यादातर मेल में हो सकता है या फीमेल में भी हो सकता है। ये बात थी इसकी डेफिनेशन की कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज क्या होते हैं हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म के। तो कॉज को समझने से पहले हम इसकी मैकेनिज्म अगर समझ लें तो वो कॉज हमें रटना नहीं पड़ेंगे, वो अच्छे से याद हो जाएंगे। मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे होंगे, तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर आपको एक नंबर पे हाइपोथैलेमस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, दूसरे नंबर पर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का, और थर्ड नंबर पर मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, ये गोनेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम अगर इसको 1 2 3 4 5 6 7 वाला गाना नहीं गाना है पूरा, 1 2 3 करके याद कर सकते हो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म को समझने के लिए। पहले नंबर पे हम हाइपोथैलेमस भैया को रखेंगे, दूसरे नंबर पर हम पिट्यूटरी बहना को रखेंगे। बात को समझते रहना, थोड़ा मजाकिया अंदाज में मैं बताऊंगा जिससे कि आपको ये कठिन टॉपिक आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे हम गोनेट्स को रखेंगे, तो गोनेट्स को मैं सिर्फ गोनेट्स बोलूंगा। ओके, हाइपोथैलेमस भाई है, पिट्यूटरी बहन है। तो ये भाई अपनी बहन को हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के लिए समझाता रहता है या बोलता रहता है। अब देखो यार, बहन की मर्जी होती है, ज्यादातर तो बहनें बात मान लेती हैं अपने भाई की, कभी कभी गुस्सा होती है, नाराज होती है तो नहीं भी मानती है। तो सेम टू सेम पिटूटरी भी वैसा बिहेव करती है। अब ये जो भाई है, ये
एक ही परिवार के अंदर नहीं रहता है। मान के चलो हाइपोथैलेमस भाई दिल्ली में रहते हैं, ठीक, और जो पिट्यूटरी बहना है ये लखनऊ में रहती हैं, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए। अब अगर इस भाई को, इस बहन के पास कोई मैसेज भेजना होगा तो या तो व्हाट्सएप से भेजेगा, या फोन पे फोन कॉल करेगा, या किसी इंसान को भेज देगा। अगर इसके पास फोन नहीं है तो क्या करेगा, ये किसी को भेजेगा अपनी बहन के पास मैसेज लेकर कि जाओ और तुम मेरी सिस्टर को ऐसे बोलना कि ये वाला काम कर दो। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, कोई नहीं होती हो तो क्रॉस बना देना, कंफ्यूजन हो रही है तो टिक बना देना। डियर इज एनी कंफ्यूजन? भाई बहन वाली कहानी आपको समझ आ गई तो जिंदगी भर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का फंक्शन, फिजियोलॉजी रटना नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं ट्रिकी वे में पहले आपको भाई बहन का रिश्ता बना के ये फिजियोलॉजी, ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ। फिर ये आगे बहुत सारी बीमारियों में आपको काम आएगी और मल्टीपल डिजीज याद करने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर इसको डिलीट कर दें। हमने कहा कि यहाँ हमने 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो पूरा गाना था उसमें से सिर्फ 3 चीजें ले ली, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गोनेड्स। जो हाइपोथैलेमस है वो किसी को भेजता है मैसेज लेके पिट्यूटरी के पास, कहता है बहन ये काम कर दो, तो इस पिट्यूटरी के पास इसके लिए यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, जैसे मान के चलो कोई आदमी भाई का मैसेज लेके दरवाजे पे गया और उसने घंटी बजाई, बेल बजाई, पिट्यूटरी बाहर निकल के आ गई, हाँ क्या काम है, कहा आपके भाई ने बोला है कि लुटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा सीक्रेट कर दो और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ज्यादा सीक्रेट कर दो। तो ये रिसेप्टर इस बात को सुनेंगे और यहां से एलएच रिलीज होना शुरू होगा और एफएसएच रिलीज होना शुरू होगा। इसे बोलते हैं अप रेगुलेशन। देखो ये जो मैं टर्म बताऊंगा ना, ये फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में, गायनिकोलॉजी में कई जगह काम आएगा। तो एक टर्म हुआ अप रेगुलेशन और दूसरा टर्म हुआ डाउन रेगुलेशन। ठीक, अगर ये रिसेप्टर इस भाई के भेजे हुए मैसेज को मानने से इनकार कर दें और अपना दरवाजा बंद कर ले, चाहे कितनी भी बेल बजाओ, वो पिट्यूटरी बहन बाहर आ ही नहीं रही कि मुझे सुनना ही नहीं है, मैं तो नाराज हूं अपने भाई से, तो ये क्या करेगी, एलएच का और एफएसएच का सीक्रेशन कम कर देगी। इसको बोलते हैं डाउन रेगुलेशन। ये टर्म आपको फार्मा में भी बहुत काम आएगा जब आप एंडोक्राइन सिस्टम की ड्रग्स पढ़ोगे, वहां पर अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन। और ऑब्स्टेट्रिक्स में, गायनिकोलॉजी में बहुत काम आएगा जब वहां पर आप थायराइड की ड्रग्स पढ़ोगे, थायराइड को सही करने की, एफएसएच को सही करने की, एलएच को सही करने की। तो अप रेगुलेशन कब कहेंगे, जब भाई की बात पिट्यूटरी बहन मान रही है और रिसेप्टर के थ्रू सिक्रेशन ज्यादा करने को बोल रही है। और डाउन रेगुलेशन तब कहेंगे जब हाइपोथैलेमस भैया की बात पिट्यूटरी बहना नहीं मान रही है, रिसेप्टर को मना कर रही है और ज्यादा कुछ काम मत करो, मैं इनसे नाराज हूँ। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी के थ्रू काम कराता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो हम टॉपिक लेके आए हैं। सेम टू सेम ये हाइपोथैलेमस जो कुछ भी रिलीज करता है उन हार्मोन के नाम में हमेशा आर और एच मिलेगा आपको। जैसे इस केस में जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, ये जो हार्मोन रिलीज करेगा इसको बोलेंगे GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ लिखा हुआ है। तो जब भी आर और एच दिखाई दे तो समझ जाना कि ये हार्मोन जो भी है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है। ये रिलीज होके आएगा यहाँ छोटी सी पिट्यूटरी के पास। ये देखो पिट्यूटरी है यहाँ पर, सबको दिखाई देती होगी, मैं दोबारा से ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के पास किसको भेजता है, GnRH को, और उससे बोलता है कि LH निकालो, FSH निकालो। एक नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है, पिट्यूटरी बात मान लेती है, LH और FSH रिलीज होते हैं और मेल में टेस्टिस पे काम करते हैं, फीमेल में ओवरीज पे काम करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि गोनेट्स पे काम करते हैं। और इसकी वजह से सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। मेल में सेक्स हार्मोन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन।
फीमेल में सेक्स हार्मोन कौन होता है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन मत कहना, वो बात की बात है, वो जब प्रेगनेंसी होगी तब जाके वो मेंटेन रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक, तो लेवल घटते घटते वापस से नॉर्मल पे आ जाता है। तो जो प्राइमरी हार्मोन है मेल हार्मोन वो टेस्टोस्टेरोन है, और प्राइमरी फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन है। इन्हीं दोनों की वजह से मेल में लड़के जैसे कैरेक्टर आते हैं, फीमेल में लड़की जैसे कैरेक्टर आते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। हम पढ़ रहे हैं हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। हमने इसको दिया था नंबर 1, पिट्यूटरी को दिया था नंबर 2, और गोनेड को दिया था नंबर 3। तो याद रखना, जब भी ये दोनों ये दोनों सही काम कर रहे हैं, ठीक, सही, मगर गोनेड सही काम नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, क्योंकि टॉपिक जब बुक से पढ़ोगे तो बड़ा खिचड़ी बन जाएगा, दिमाग समझ में नहीं आएगा ये बोलना क्या चाह रहे हैं। बट यहाँ फोकस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इजी लगेगा। इन दोनों को हम मिला के एक नंबर कह दे रहे हैं, और इसको हम मिला के दूसरा नंबर कह दे रहे हैं। दोनों बातें अलग हैं, 1 2 3 वहां अलग है। वो मैंने आपको मैकेनिज्म को समझाने के लिए बताया था, फिजियोलॉजी समझाने के लिए बताया था, अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन बताने के लिए 1 2 3 का इस्तेमाल किया था। अब मैं अपने मुद्दे पे हूँ, टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो जब हम अपने टॉपिक पे रहेंगे तो सिर्फ 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्राइमरी में कोई दिक्कत है, समझते रहना, प्राइमरी दोनों कंपोनेंट में कोई दिक्कत है तो कहलाएगा सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म। बहुत अच्छे से याद करा दूंगा। अगर प्राइमरी दोनों स्ट्रक्चर में से किसी में भी, चाहे हाइपोथैलेमस में चाहे पिट्यूटरी में, भी पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, इन दोनों में दिक्कत है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म कहलाएगा, सेकेंडरी। और अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, चाहे वो मेल का टेस्टिस हो या फीमेल की ओवरी हो, तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो कहलाएगा प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। अब बताइए, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो टिक लगा दो, नहीं हो रही है तो आराम से क्रॉस बना दो, हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस टॉपिक को आप ग्रास्प करो, फिर गायनी और ऑप्स के बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। नहीं हो रही है ना? वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, पहले वाले ऊपर वाले ऑर्गेन्स में प्रॉब्लम है, तो सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म कहेंगे। और नीचे वाले यानी गोनेट्स, टेस्टिस, ओवरी, इनमें कहीं पर दिक्कत है, ये प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म कहलाएगा। अब पूछो क्यों? देखो, आप बताओ, तो व्हाइट बोर्ड लेके आते हैं, इमेज हटाते हैं पहले। ये आ गया व्हाइट बोर्ड। आप बताइए, जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? आप लोग बताओ, तभी तो याद होगा। सही है ना, टेस्टिस से। तो टेस्टोस्टेरोन जहां से रिलीज होता है वो प्राइमरी साइट है ना उसकी। कभी भी टेस्टोस्टेरोन क्या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी से रिलीज हो सकता है? कभी भी नहीं होगा, नेवर। टेस्टिस से रिलीज होगा, लीडिंग सेल से रिलीज होगा। तो टेस्टिस से अगर रिलीज नहीं हो रहा है सही से, कम रिलीज हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम टेस्टिस में है ना, कहीं ना कहीं। तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म इसलिए कहेंगे क्योंकि टेस्टिस ही तो प्राइमरी गोनेड्स हैं। सेकेंडरी गोनेड्स नाम की कोई चीज होती नहीं है। वो आप लोगों को याद कराने के लिए बोला जाता है। हम सेकेंडरी सेकेंडरी गोनेड्स किसे कह रहे हैं? फर्जी तौर पे हम कह रहे हैं सेकेंडरी गोनेड्स हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को मान लो। क्यों मान लो? वो एस्ट्रोजन,
बताओ ये कहां से सीक्रेट होता है? आप ही लोग आंसर करोगे। वेरी गुड। ओवरी से सीक्रेट होता है, शाबाश। ये होता है ओवरी से। किसी भी फीमेल की जो ओवरी होती है वो ना हो तो क्या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी कितना भी जोर लगा ले, ये ईस्ट्रोजन रिलीज करा पाएंगी? अगर ओवरी ही ना हो, निकाल दी जाए वो, नहीं करा पाएंगी। तो प्राइमरी या मेन कौन हुआ? मेन, प्राइमरी, मेन ओवरी हुई ना, और ओवरी से निकलने वाली चीज भी मेन और प्राइमरी हुई। अब बात समझ गए? ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस निकाल दो, टेस्टिस रिमूव कर दो। अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कितना भी जोर लगा ले, टेस्टोस्टेरोन बना पाएंगे या निकलवा पाएंगे कहीं से? नहीं। तो प्राइमरी या मेन कौन हुआ? मेन तो टेस्टिस हुए ना मेल के अंदर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कमी है तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कमी है तो सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म। अब तो समझ गए? अब बताओ, अब तो कंफ्यूजन नहीं है? चलो हम उल्टा कर दे रहे हैं। हम उल्टा कर दे रहे हैं। हम 1 2 3 की जगह 3 2 1 कर दे रहे हैं बस। अब ठीक, उल्टा कर दे रहे हैं। अब तो ये परेशानी नहीं होगी। मैं पहले आपको किताबी रूप में समझा। ये जो मेथड है ना पहला वाला, ये ये है किताब का मेथड, बुक वाला, जिसे हम कहते हैं बुक। ये आसान लग रहा है, या ये जो ट्रिक वाला मेथड है, या निमोनिक्स जिसे हम कहते हैं, ये आसान लग रहा है? अगर ये आसान लगे इस पे टिक करो, ये आसान लगे इस पे टिक करो, जो आसान लगे उस पे टिक करो। गुड। देखो, आपको बस इतना याद रखना है, हाइपोथैलेमस अपने एक आदमी को भेजता है पिट्यूटरी के पास कि तुम रिलीज कर दो या तो एलएच और एफएसएच, ये निकलवाता है। और ये मेल में जाती हैं टेस्टिस के पास, और फीमेल में जाती हैं ओवरी के पास। तो हुआ क्या, ये टेस्टिस मेल के प्राइमरी ऑर्गेन और ओवरी फीमेल की प्राइमरी ऑर्गेन। इन प्राइमरी ऑर्गेन में हम इस वाले मेथड को खत्म कर रहे हैं ना, अब ये वाला ले रहे हैं, अपना वाला किताबी वाला मेथड हटा रहे हैं याद रखने की वजह से। तो टेस्टिस मेल में प्राइमरी ऑर्गेन, ओवरी में, ओवरी फीमेल में प्राइमरी ऑर्गेन। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ है तो टेस्टिस में प्रॉब्लम है, यानी प्राइमरी ऑर्गेन में प्रॉब्लम है। तो जब प्राइमरी ऑर्गेन में प्रॉब्लम हो तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। ऐसे ही ओवरी की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल कम आ रहा है, डिक्रीज है, या बहुत मिनिमल लेवल पे है, तो प्राइमरी ऑर्गेन में दिक्कत, इसलिए प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। अब क्लियर हो गया? अगर कंसेप्ट क्लियर तो सी, सी मतलब कंसेप्ट क्लियर लिख दो स्क्रीन पर। गुड। अब हम आते हैं इसके कॉज पे, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म आपको बता दी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कहता है कि एल एच एफ एस एच निकालो, पिट्यूटरी एल एच एफ एस एच को भेज देती है मेल में टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए और फीमेल में एस्ट्रोजन निकालने के लिए। ठीक। अब क्या कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर डैमेज हो सकती है और प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है? और क्या ऐसे कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी गड़बड़ कर रही है एफएसएच और एलएच को भेजने में? कम एफएसएच कम एलएच वहां जा रहा है, ये कहने के लिए कि भैया टेस्टोस्टेरोन निकालो या एस्ट्रोजन निकालो। तो मैं आपको इसको भी एक चार्ट से समझाता हूँ, इजिली आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, याद कराना मेरा काम है, आप लोग बस फोकस करिए। तो फोकस करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसको हमने ऐसे जूम कर लिया, क्लियर? तो जो कॉज होते हैं उसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी मैंने आपको ट्रिक याद करवाई है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में दिक्कत तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन होती है, जल्दी से बता दो, आंसर कर दो।
प्राइमरी स्ट्रक्चर, यस, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। अगर हम दोनों को एक टर्म देना चाहें तो क्या बोलेंगे? गोनेट्स। गोनेट्स बोलने से अलग अलग बात बार बार बताना नहीं पड़ता है ना कि फीमेल या मेल। गोनेट्स बोल दिया तो जो होगा उसके अंदर अपना वाला रहेगा। गुड। जैसे आप लोग अगर एक लाइन में बोलना चाहते हो तो गोनेट्स बोल दो, अलग अलग बोलने आपका मन है तो मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, इतना लंबा बोलो, वो आपकी मर्जी है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में दिक्कत तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। और दिक्कत दो तरह की हो सकती है। एक तो माँ के पेट से ही प्रॉब्लम लेके पैदा हुआ है बच्चा, ठीक, अगर माँ के पेट से प्रॉब्लम लेके पैदा हुआ है तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो डैमेज टेस्टिस या डैमेज ओवरी लेके इस दुनिया में आया है। एक्वायर्ड में ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि पहले तो उसके टेस्टिस या ओवरी सही थे, बाद में उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है किसी ट्यूमर को हटाने की वजह से जो रेडिएशन थेरेपी ली है उससे आ गई हो, या हो सकता है कीमोथेरेपी की वजह से आ गई हो, कीमोथेरेपी कैंसरस पेशेंट को देते हैं, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप हो गया हो बॉडी में। ऑटो इम्यून का मतलब होता है अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही ऊपर अटैक करती है, या फिर कोई चोट लग गई हो, ट्रॉमा हो गया हो तो डैमेज हो गया, ओवरी में डैमेज आ गया या फिर टेस्टिस में, या कोई इन्फेक्शस। अच्छा, टेस्टिस के इन्फेक्शन में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, टेस्टिस का अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या कहलाएगा? कौन सा टर्म यूज करेंगे, टेस्टाइटिस या ऑर्काइटिस? बताओ, टेक्निकली सही टर्म कौन सा है? ऑर्काइटिस, वेरी गुड। अच्छा, ओवरी में इन्फ्लेमेशन हो जाए तब क्या कहोगे? ओवराइटिस। ओवरी का कोई दूसरा नाम है? ये आपके लिए टास्क है ढूंढना और मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है? टेस्टिस का तो मैंने बता दिया कि ऑर्काइटिस कहेंगे, इन्फ्लेमेशन हो गया अगर टेस्टिस में। लेकिन ओवरी में इन्फ्लेमेशन हुआ तो क्या टर्म देंगे? ओवराइटिस या कुछ और? तो सोचना कि ओवरी का दूसरा नाम। वेरी गुड। खान नाम से जो स्टूडेंट है उसने रिप्लाई किया ऊफोराइटिस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, ऊफोराइटिस, ठीक है ना? एनीवे, तो आप समझ गए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में दिक्कत तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म दो टाइप का, एक एक्वायर्ड जो किसी वजह से हुआ, पहले उसको नहीं था, बाय बर्थ नहीं था, दुनिया में आने के बाद उसको हुआ, और दूसरा पहले से मौजूद था, माँ के पेट से ही वो डैमेज्ड ओवरी या टेस्टिस लेके दुनिया में आया। अब आती है बारी सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म, वो हाइपोथायरॉइडिज्म नहीं, हाइपोगोनेडिज्म। ऐसे कर लेना, ठीक है? देखो, सेकेंडरी में तीन तरह के हो सकते हैं, एक एक्वायर्ड, दूसरा कंजेनाइटल, तीसरा जनरल कॉज, ठीक है ना? अच्छा, मैंने कहा था ना कि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी ही कहलाएगा, चाहे वो कंजेनाइटल हो, चाहे एक्वायर्ड हो, चाहे जनरल वाले कॉज में आ जाए। तो देखो, यहाँ होता क्या है, जो लेवल है बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। एक्वायर्ड प्रॉब्लम, कंजेनाइटल प्रॉब्लम और जनरल कॉज को पढ़ने से पहले ये लाइन आप लोग रीड कर लो। अगर इसको रीड कर लोगे तो कहानी आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पर। पढ़ लिया? होता क्या है सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है तो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो गया अगर, तो डाउन हो जाएगा, सीक्रेशन कम हो जाएगा एलएच एफएसएच का। जब एलएच एफएसएच का सीक्रेशन कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन का भी सीक्रेशन कम होगा, ठीक, तो उसको हाइपोगोनेडिज्म हो गया। एक तो तरीका ये है कि डिसफंक्शन की वजह से लेवल कम हो जाए, दूसरा तरीका ये है लेवल बढ़ जाए। तो कब बढ़ेगा? जब ट्यूमर बन जाएगा, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में। अब इसका मैं आपको बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने सब ने पैथोलॉजी में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी पढ़ी जरूर होगी, यस या नो? यस या नो? जो सही है वो टिक करो। हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी पढ़ी है? बहुत अच्छा एक तरीका है सेकेंडरी वाले को समझने के लिए। मान के चलो
हाइपोथैलेमस की टोटल, मान के चलो हाइपोथैलेमस में टोटल 10 ऐसी सेल्स हैं जो ये सीक्रेशन करवा रही हैं, 10 मान लो, चाहे भले ये कम हो, इसको थोड़ी देर के लिए 10 मान लो। अगर इसका हाइपरप्लेजिया होगा तो हाइपरप्लेजिया में एस फॉर साइज बढ़ता है या एन फॉर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। आप लोग टिक करो, AIPGET की आदत पड़ेगी आपको। अगर टिक वाले अंदाज में इस क्लास को अटेंड करोगे ना तो पीजी का एग्जाम देने में मजा आएगा, क्योंकि यहीं पर मैं आपको टिक वाली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना। गुड, नंबर, वेरी गुड। अच्छा मान लो नॉर्मल हाइपोथैलेमस या नॉर्मल पिट्यूटरी इन 10 सेल से एक एक ml हार्मोन रिलीज करती थी। तो 10 सेल, अगर एक सेल से 1 ml रिलीज हो रहा है तो 10 सेल से कितना रिलीज होगा? 10 ml। अब इसका हाइपरप्लेजिया करवा दो। ट्यूमर में क्या होता है? कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है? अनकंट्रोल्ड। मान के चलो, यस वेरी गुड, अनकंट्रोल्ड। मान के चलो अब ये जो सेल थी वो टोटल हो गई 30। जब नॉर्मल थी तो 10 सेल से 10 ml निकल रहा था, अब 30 हो गई तो कितने ml रिलीज होगा? अब बताओ, अब कंसेप्ट समझ जाओगे। 30 ml तो इंक्रीज हुआ, ड्रास्टिक इंक्रीज, ए वेरी हाई इंक्रीज, या नॉर्मल इंक्रीज, 3 गुना हो गया। तो आप बताओ ट्यूमर बनने से लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? हाइपरप्लेजिया, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, डिस्प्लेजिया जिसे बोलते हैं। यस। अब वापस आ जाओ, अब कॉज वाले पे वापस आ जाओ, अब समझ में आराम से आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं ये, है ना? ये डिसफंक्शन होगा तो इम्पेयर्ड गोनेडोट्रोपिन सीक्रेशन होगा। अब देखो, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक ट्यूमर, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। अब आप कहोगे सर ये पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या होती है? कोई जानता है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी? इसमें होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक जो ब्लड की सप्लाई है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ब्लड की सप्लाई इंपेयर्ड हो जाती है। फुल अगर ब्लड नहीं मिला किसी भी बॉडी की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, क्या वो फुल्ली डेवलप होगी? कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, पिट्यूटरी की बात नहीं कर रहे हैं हम, टोटल बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं। एक छोटा सा भी अगर पैर के नाखून में, पैर की उंगली वाले नाखून में, नेल में ब्लड सप्लाई कम हो जाए, क्या वो नाखून प्रॉपरली ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सारी ऑक्सीजन, सारा न्यूट्रिशन, मिनरल, विटामिन, हार्मोन किससे मिलते हैं? ब्लड से। और जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो वापस किस चीज से भेजा जाता है? ब्लड से। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो एक्वायर्ड वाला हम बात कर रहे हैं, चाहे पिट्यूटरी हो चाहे हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो, अगर ट्यूमर है तो लेवल बढ़ेगा, एपोप्लेक्सी हुई है यानी कि ब्लड सप्लाई घट गई है तो लेवल घटेगा। कई बार ऐसा होता है कि चोट लग जाती है, पेशेंट ट्रॉमा की वजह से उसकी हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में डैमेज आ जाता है, जैसे बाइक से लोग गिर जाते हैं, कई बार डिवाइडर से सर टकरा गया, या और किसी ने लोहे की रॉड मार दी, लड़ाई झगड़े में चाकू मार दिया, ऐसे करके। तो ये एक्वायर्ड कॉज हुआ। दुनिया में जब वो आया था तो सही था, बाद में किसी भी गड़बड़, ट्यूमर उमर की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से ये उसको सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म हुआ। कंजेनाइटल का मतलब होता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पिट्यूटरी माँ के पेट से ही इतनी छोटी पैदा हुई कि वो LH और FSH को रिलीज कर ही नहीं पा रही है प्रॉपरली, जितने अमाउंट में उसे रिलीज होना चाहिए उतने अमाउंट में रिलीज नहीं कर पा रही है। छोटी सी ट्यूब पिट्यूटरी, छोटा सा अमाउंट। अच्छा पिट्यूटरी बड़ी हो जाए तो, पिट्यूटरी अगर बड़ी हो जाए तो बड़ा अमाउंट रिलीज होगा। पिट्यूटरी एकदम छोटी सी हो जाए, क्यूट सी छोटी सी, छोटा अमाउंट रिलीज होगा। तो इसमें होता क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में एक बड़ा अच्छा मजाक चलता है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन किसी दूसरे को उकसाते हैं, जैसे ट्रॉपिक हार्मोन उकसाने वाले हार्मोन कहलाते हैं, वो उस जगह जाएंगे और दूसरे हार्मोन रिलीज करवाएंगे। सही अमाउंट में जाएंगे तो सही अमाउंट रिलीज होगा, कम अमाउंट में जाएंगे कम अमाउंट रिलीज होगा, ज्यादा अमाउंट में जाएंगे तो ज्यादा अमाउंट रिलीज होगा।
अब कंजेनाइटल कंडीशन किसी पेशेंट की क्या थी कि उसकी पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड माँ के पेट से ही बहुत छोटी सी डेवलप हुई थी। इसको हम कलमेन सिंड्रोम कहते हैं, इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ। जो पेड सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस हैं वहां अपलोडेड है, आप देख सकते हो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो एक एक्वायर्ड कॉज हो गया, एक कंजेनाइटल कॉज हो गया, और तीसरा हो गया जनरल कॉज, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी फंक्शन सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं ये जनरल कॉज कौन से वाले हैं। कोई क्रोनिक इलनेस, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई किसी को, तो वेट भी लॉस होगा, भूख भी खत्म हो जाएगी, या बेचारा गरीब है, फुल्ली न्यूट्रिशन नहीं ले पाता, फ्रूट नहीं खा पाता, ड्राई फ्रूट नहीं खा पाता, भरपेट खाना नहीं खा पाता, या उसे कोई मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, अमीर तो है, पैसे वाला है, सब कुछ खाता है बट एब्जॉर्ब नहीं होता, या बहुत मोटा है, ओबेसिटी ज्यादा है, फैट ज्यादा है, या एक्सेसिव एक्सरसाइज। इस पर जरूर ध्यान देना, ये जो एक्सेसिव एक्सरसाइज आजकल लोग कर रहे हैं ना, बहुत ड्रेस्टिक डैमेज होता है बॉडी को। एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत खतरनाक चीज होती है। बहुत से लोगों का तो हार्ट अटैक हो जाता है, दुनिया से ही चले जाते हैं। इसके पीछे अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है कि एक्सेसिव या बहुत ज्यादा खतरनाक वाली एक्सरसाइज से क्या होता है। तो ये सेपरेट टॉपिक है, कभी पढ़ाएंगे। स्ट्रेस, टेंशन तो लेना ही नहीं चाहिए, तो जनरल कॉज में ये आता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म, टेस्टिस या ओवरी में प्रॉब्लम है तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। अब अगर किसी को ये प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म हुआ तो कैसे पहचानोगे? उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल फीचर, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। तो देखते हैं क्या साइन सिम्टम आएंगे, क्या नुकसान होगा अगर किसी को हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म हुआ। डिपेंड ऑन टाइम एंड ऑनसेट, कब हुआ है ये बहुत मायने रखता है। एक तो पुबर्टी डिले हो जाएगी, दूसरा प्राइमरी एमिनोरिया हो जाएगा फीमेल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी एमिनोरिया का मैं ट्रीटमेंट आपको पढ़ाया हूँ, और वहां पर ट्यूमर भी पढ़ाया हूँ, सीटी स्कैन एमआरआई मैंने पढ़ाया था, लिखवाया था कि हम रूल आउट करने के लिए पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस ट्यूमर को रूल आउट करने के लिए सीटी या एमआरआई कराएंगे। क्लियर? जिस किसों को भी हाइपोगोनेडिज्म होगा प्राइमरी या सेकेंडरी, उसका मूड और एनर्जी का जो लेवल है वो कम ज्यादा हो सकता है, डिस्टरबेंस आ सकता है उसमें। फीमेल को या मेल को इनफर्टिलिटी हो सकती है, लिबिडो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, आप लोग लिबिडो जानते होंगे, ऑल ऑल ऑफ यू नो अबाउट लिबिडो। यस, नहीं जानते हो तो क्रॉस बना दो, जानते हो तो टिक लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिबिडो है ये दोनों में से किसी को भी हो सकती है कम, मेल को भी फीमेल को भी, लेकिन जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मेल को होगा। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ओनली एंड ओनली मेल में होता है। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी बीमारी है, पूरी जिंदगी बर्बाद उसकी हो जाएगी। शादी अगर हो चुकी होगी तो बीवी छोड़ के चली जाएगी, तलाक दे देगी। और शादी अगर नहीं हुई है और उसके बारे में सोसाइटी को पता लग गया कि इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहेगा अपनी बेटी की। तो कितना बड़ा इशू है। लिबिडो डिक्रीज हो जाना, तो दो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो बेबी और बच्चे की तो बात ही करना बेकार है ना। आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है एक पार्टनर को हाइपोगोनेडिज्म हो गया, उसको लिबिडो है ही नहीं, उसको चाहत ही नहीं है इंटरकोर्स की, दूसरे वाले को बड़ी तड़प मची हुई है, तो दोनों लोगों में लड़ाइयां हो रही हैं। तो एक तरह से परिवार में क्लेश, आपस में झगड़े, मन मुटाव, ये सब होने लगता है। तो ये अपने आप में एक बहुत लंबी स्टोरी है कि हाइपोगोनेडिज्म में इनफर्टिलिटी, लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप अंदाजा बस ये लगाइए ना, प्राइमरी अमीनोरिया हो रहा है, पुबर्टी डिले हो जा रही है, मूड एनर्जी का लेवल डिसफंक्शन कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो जा रही है, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, लिबिडो घट जा रही है, वो भी एक तीर नहीं है, आप देखो दो तीर हैं।
दो एरो बने हुए हैं, यानी कि काफी हद तक डिक्रीज होती है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो जिंदगी खराब हो रही है मेल की। तो आपने समझ लिया ना कितना कुछ हो सकता है अगर आपने वक्त रहते ट्रीट नहीं किया। और अगर नॉन ट्रीटेबल है तो बात फिर वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये हो गए साइन सिम्टम। अब बारी आती है कि डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए एक तो हमें टैनर स्केल पता होना चाहिए। टैनर स्केल क्या करता है, मेल और फीमेल दोनों की पुबर्टी के 5 लेवल बताता है। टैनर स्केल एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, पांचवी स्टेज, 5 स्टेज बताता है। स्टेज की बात कर रहा था मैं। जब ये आप जान जाओगे तो डायग्नोसिस बना ले जाओगे कि पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस या फिर गोनेड कहाँ पर प्रॉब्लम है। 8 साल की जब लड़की हो जाए तो आपको कोई भी चेंजेस उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। पुबर्टल चेंजेस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो लड़की को 8 के बाद आप नोटिस करना, ठीक। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। लड़की को 8 ईयर्स तक नोटिस करने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर चेंज आ रहे हैं कि नहीं। 9वें साल जब स्टार्ट होगा तब आपको नोटिस करना है। लड़के में 9वें या 10वें साल से स्टार्ट करना है, ठीक है। लड़के में 9 के बाद नोटिस करना शुरू करिए। लड़की में 8 साल कंप्लीट होने के बाद नोटिस करना शुरू करिए, ठीक है। तो ये हो गई पहली स्टेज जिसमें दोनों नॉन नोटिसेबल है। अब मान के चलिए लड़की 9 साल की हो गई या 10 साल की या 11 साल की, तो वहां पर आपको क्या दिखना चाहिए। ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, निप्पल की टिप दिखनी चाहिए, प्यूबिक हेयर का स्टार्टिंग आपको मिलना चाहिए अगर आप एग्जामिन करते हो। लड़के में प्यूबिक हेयर के स्टार्टिंग और टेस्टिकल्स का लार्जर होना, बिगर होना। आपने चेक किया, आपने देखा कि हाँ दोनों में दोनों चीजें नॉर्मल है और जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। फिर आपके पास कोई 12 साल की लड़की आती है तो उसके पिंपल्स आ रहे हैं फेस पे। आर्मपिट हेयर आपने चेक किए, अवेलेबल है। हाइट स्पर्ट देखा, सही है। तो ये नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, इसको ना हाइपो, ना प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है ना सेकेंडरी है। ऐसे ही लड़के में जो आवाज भारी हो गई, बॉडी मस्कुलर हो गई, हाइट स्पर्ट आ गया, तो ये स्टेज 3 है। और लड़के का भी कोई गोनेडिज्म हाइपो या हाइपर नहीं है। अगर इतनी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस एज में ये चीजें होनी चाहिए। अगर इस एज में ये चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या प्राइमरी या सेकेंडरी प्रॉब्लम तो है। तो ये जो चार्ट है ये बहुत हेल्प करता है प्रैक्टिशनर्स को, चाहे वो गायनिकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो पीडियाट्रिशियन हो, बच्चों का इलाज कर रहे हैं तो भी, और गायनी ऑप्स की जो मैडम होती है उनको भी। ये जो टैनर स्केल है ये बहुत हेल्प करता है तरह तरह के डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में। ऐसे ही 13 साल के आसपास पहला पीरियड आ जाना चाहिए लड़की को। और 14 साल के आसपास लड़कियों को आर्मपिट और हेयर ग्रोथ आ जानी चाहिए। एक्ने भी हो सकते हैं उसको। 15 पर फुल्ली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या फुल जेनाइटल्स डेवलप हो जाएंगे लड़की के। लड़के के 15 साल पर फेशियल हेयर आ जाते हैं। तो ये पूरी स्टेजिंग आपको एक दीवार पे चिपका लेनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिशनर हो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, इसके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, प्लस AIA PGET में भी MCQs आ सकते हैं। तो ये मल्टीपल सेक्शन के लिए बहुत अच्छा चार्ट है। आप इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये था टैनर स्केल। तो एक डायग्नोसिस तो आप टैनर स्केल से बनाओगे जिसमें पेशेंट को कुछ कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। टैनर स्केल से पहचानने में आपको मेहनत करनी होगी, मरीज को कोई मेहनत नहीं करनी है। मरीज को कोई पैसा खर्च नहीं करना है, क्लियर। एक तो ये हो गया। सेकंड डायग्नोसिस हम कैसे बना सकते हैं। तो सेकंड डायग्नोसिस हम बना सकते हैं, मेल अगर मेल हो या फीमेल, कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं कराना है। सब में टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करना है, FSH, LH, ठीक है। तो ये जो LH और FSH है ये दोनों में कराना है आपको। साथ में अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन चेक कराइए, और अगर फीमेल है तो आप ईस्ट्रोजन या
प्रोजेस्टेरॉन चेक कराइए। ठीक है, तो कॉमन वाला कौन सा है जो दोनों में लिख के देना है आपको? FSH LH दोनों में लिखना है, ठीक है, मेल में भी फीमेल में भी। क्लियर? तो ये दो तरीके हैं। एक एन हार्मोन लेवल से आप चेक कर सकते हो हाइपोगोनेडिज्म। तो पता है आपको ये ज्यादा है अगर, ठीक है, तो कौन सा हाइपोगोनेडिज्म होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी? ये कहां से निकलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से, बताओ। जहां से निकलता है वही वाला हाइपोगोनेडिज्म होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से नहीं निकलता है? यस। तो पिट्यूटरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर मानी थी हमने 3:1 वाले फॉर्मूले से, या प्राइमरी स्ट्रक्चर मानी थी? सेकेंडरी। तो अगर ये ज्यादा हो रहा है, यानी कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पूरी ताकत लगाए हुए हैं, ठीक, कि भैया कैसे भी करके हम टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन रिलीज करवा दें। ये तो बहुत अच्छे से रिलीज हो रहे हैं ये वाले, मगर टेस्टोस्टेरोन तब भी नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहां पर है? टेस्टिस में। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टोस्टेरोन नीचे लेवल उसका उठ नहीं रहा है, नीचे ही है, जबकि FSH LH जरूरत से ज्यादा मौजूद है। इसका मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी तो बढ़िया काम कर रही है। अगर बढ़िया काम नहीं कर रही होती तो ये FSH LH ज्यादा कैसे निकाल पाती? ये तो निकाल ही नहीं सकती थी। टेस्टिस नहीं निकाल पा रहे टेस्टोस्टेरोन, प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। इसको दोबारा से वीडियो को देख लेना, वॉच कर लेना। मैं हो सकता है इसको यूट्यूब पे भी डालूं, तो आपको इसको रिपीट करके देखोगे ना यूट्यूब पे, तो पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो दो आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई डायग्नोसिस बनाने के लिए। एक हो गया आपका टेनर स्केल, और दूसरा सीरम हार्मोन लेवल। ठीक है, हार्मोन मैंने बताई दी। क्लियर? अब आती है बारी ट्रीटमेंट की, फाइनल एंड लास्ट पॉइंट। पहला, अंडरलाइंग कॉज ट्रीट करिए। जैसे मैंने भी बताया था, माल न्यूट्रिशन वगैरह, एक्वायर्ड कॉज में जो भी कॉज है वो ठीक करिए, अंडरलाइंग कॉज। और अगर अंडरलाइंग कॉज कोई है ही नहीं, सब कुछ ओके है, तो HRT से हम इसका इलाज करेंगे। HRT का मतलब होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, मेल में कैसे देते हैं, कितनी डोज होती है, कितने दिन तक की होती है, फीमेल में कैसे देते हैं ये थेरेपी, कितनी डोज होती है, कितने दिन तक की होती है, तो ये सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट hypogonadotropic hypogonadism either in male or in female. Thank you.